हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज एक हिस्ट्री का सेशन लेके आया हूं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। इस सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसको फिर भी समझने का कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि कभी कभी आसान प्रश्न को भी परीक्षार्थी परीक्षा में गलत कर देते हैं। तो देखिए, प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने किस वर्ष भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भारत की खोज की थी, नहीं, वास्को डी गामा के आने से पहले भी भारत था। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो 1498 में वास्को डी गामा आया था। और ये कब आया था? 20 मई को आया था। ठीक है, कब आया था? 20 मई को वास्को डी गामा आया था। और 1498 को। और इसकी सहायता किसने की थी यहाँ पहुँचने में? तो गुजरात का एक नाविक था। ठीक है, जो भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह पर इसको लेकर आया था। और उसका नाम था अब्दुल मनीद। क्या नाम था? सॉरी, मजीद या मनीद, दोनों मिलते हैं अलग अलग सोर्स में। तो उसका नाम था अब्दुल मनीद। और यहाँ पर ये कालीकट के तट पर जब बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहाँ जमोरीन उपाधि वाले एक शासक था जिसकी उपाधि जमोरीन थी। उसने इसका मतलब स्वागत किया। और इस मार्ग की खोज से यूरोप और भारत के बीच सीधे व्यापार के नए रास्ते खुल गए। ठीक है। हाँ। तो 1498 में मतलब वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है। इससे पहले 1492 में, ठीक है, कब? 1492 में कोलंबस ने मतलब भारत की खोज पर निकला था, लेकिन वो अमेरिका की खोज कर गया। ठीक है, वो मार्ग भटक गया और जाकर कहाँ पहुंच गया? तो वो अमेरिका पहुंच गया। ठीक है। और 1510 में, यही 1510 में पुर्तगाली जो है वो गोवा पर मतलब कि अधिकार कर लिए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है, तब भारत का मुगल सम्राट कौन था? ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अकबर। ठीक है, यानी कि इस वर्ष 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो वो मतलब अकबर इस समय भारत में मुगल सम्राट थे। और वहाँ की महारानी जो है एलिजाबेथ प्रथम, वो कब? तो 31 दिसंबर, ठीक है, कब? 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है। हाँ, इस कंपनी की स्थापना हुई थी, मतलब और पूरब के क्षेत्र के साथ व्यापार करने के लिए इसको एक अधिकार पत्र दिया गया था। ठीक है। और इसमें जो पहला अंग्रेज दूत था जो मुगल दरबार में आया था, वो कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है। हाँ, ये भारत पहुंचा कब? ये भारत आया था कैप्टन हॉकिंस 1608 में। ठीक है, 1608 में भारत आया था। उसके बाद जब वो भारत आया था तब तक इसकी अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर राजा बन चुका था। ठीक है, इसलिए जब पूछा जाए कि जो ये कैप्टन हॉकिंस है वो किसके दरबार में भारत आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम में इसकी स्थापना की थी। डच जो है ये नीदरलैंड के निवासी थे। और इनकी कंपनी की स्थापना कब की थी? ये 1602 में किया था। ठीक है, 1602 में। हाँ, उसके बाद मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। और पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर मतलब खोली थी? तो ये कोचीन में खोली थी। और ये डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में खोली थी, याद रखिएगा। और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। कहाँ खोली थी? सूरत में। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास को बदलने वाला पलासी का जो युद्ध था, ठीक है, वो किनके बीच लड़ा गया था? पलासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव होगा। ठीक है। हाँ,
ये युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला कौन था, तो बंगाल का नवाब था, और अंग्रेज जो थे उनके तरफ से रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर लड़ रहे थे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति के तौर पर थे। ठीक है, हाँ, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के सेनापति के तौर पर थे। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि, और हाँ, इसमें एक बात आपको बताते चले कि इसमें नवाब मीर जाफर, नवाब का एक सेनापति था सिराजुद्दौला का, जिसका नाम मीर जाफर था। उसकी गद्दारी के कारण इसमें मतलब कि हार हो गई थी सिराजुद्दौला की, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो राजनीतिक नींव कहें वो यहीं से, इसी युद्ध से पड़ गया। इसलिए इसको इतिहास बदलने वाला युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि बक्सर के प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद कौन सी ऐतिहासिक संधि हुई थी। ठीक है, आ, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, तो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और कब हुआ था ये, तो 22 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764, सॉरी 1764 को ये इलाहाबाद की मतलब सॉरी क्या कहते हैं उसको, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का जो हेक्टर मुनरो था, उनकी मतलब 3 संयुक्त शक्ति, मुगल सम्राट कौन कौन, मुगल, ठीक है, मुगल सम्राट, उसके बाद अवध का नवाब, ठीक है, अवध का नवाब, उसके बाद मतलब ये क्या कहते हैं, बंगाल के नवाब। ठीक है, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब उस समय शुजाउद्दौला था। ठीक है, और बंगाल के जो पूर्व नवाब हैं वो उस समय में मीर कासिम थे। इन तीनों को हराया। इसके बाद अगस्त 1665 में, ठीक है, अगस्त 1765 में वहाँ संधि हुई थी। ठीक है, 1765 में, कब, अगस्त में, AU, अगस्त, हाँ। और इस संधि के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मतलब मिल गए। वहां पे ये टैक्स वसूल सकते थे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1857 के महान विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, यहाँ की चर्बी वाली कारतूस के कारण हुआ था। तो एकमात्र ऑप्शन बी हमें दिख रहा है जो सही होना चाहिए। चलिए, सही भी यही होगा। तो और कौन सा नया राइफल आया था, तो नए एनफील्ड राइफल में चर्बी वाली कारतूस यूज की जा रही थी। और पहले से जो राइफल था वो ब्राउन बेस राइफल था। एक याद रखिएगा आप लोग, उस राइफल का नाम क्या था, ब्राउन बेस राइफल था। हाँ, और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से विद्रोहियों का सफल और मुख्य नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो बिहार से जो नेतृत्व है वो किया था मतलब वीर कुंवर सिंह ने। आपने वो पोयम भी सुना होगा कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है, तो बिहार के आरा और जगदीशपुर के ये 80 वर्ष के मतलब एक कहें तो वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। अपनी उम्र के बावजूद इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। ठीक है, और युद्ध भी किया। इसके कारण उन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। कभी कभी आप परीक्षा में पूछता है कि बिहार का सिंह किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप आंसर करेंगे कुंवर सिंह को कहा जाता है। ठीक है, हाँ, बिहार का सिंह। उसके बाद जो बेगम हजरत महल है वो लखनऊ से, खान बहादुर खान बरेली से, ये सब नेतृत्व कर रहे थे। और भी है, एक लंबा लिस्ट है इसका, आप याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि जब भारत में 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, उस समय ब्रिटेन के तो पामस्टन, उस समय ब्रिटेन के विस्काउंट पामस्टन जो हैं वो, या लॉर्ड पामस्टन भी इनको कहा जाता है, वही यहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और जब ये विद्रोह चल रहा था तो हेनरी जॉन टेम्पल, ठीक है, जिन्हें लॉर्ड मतलब पामस्टन के नाम से जाना जाता है, वही यहाँ के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल कब है, तो 1855 से 58 माना जाता है। 1855
55 से 58 इनका कार्यकाल माना जाता है। और इसी विद्रोह के कारण ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर भारत का शासन सीधे क्राउन को सौंप दिया था। ठीक है, ये एक निर्णायक मोड़ था। ठीक है, हाँ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद, ठीक है, विद्रोह के दमन के बाद शासन व्यवस्था में क्या बड़ा बदलाव आया। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य बदलाव हम लोग देखने को मिलता है कि शासन की जो बागडोर है, अभी हमने तुरंत बताया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक है, यानी कि उन्होंने सत्ता क्राउन को सौंप दी, या क्राउन खुद ही इंटरफेयर करके महारानी ने और उसे अपने हाथ में ले लिया। और ये कब की बात है, तो 2 अगस्त 1858 की बात है। 2 अगस्त, ठीक है, 1858 को ये हस्तांतरित हो गया सत्ता। और इस दिन एक अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रभुता सीधे राजशाही के पास चली गई। इसके साथ ही जो गवर्नर जनरल का पद था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। ठीक है, हाँ, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, और जो लॉर्ड कैनिंग थे वही सबसे पहले वायसराय बने। ठीक है, हाँ। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।